हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम स्टैटिस्टिक्स का अगला चैप्टर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के बेसिस पर आपकी स्टैटिस्टिक्स जो आगे आपको स्टैटिस्टिक्स आने वाली है वो इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। तो ये चैप्टर समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रीवियसली हमने जो चैप्टर किया था वो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी कहते हैं, क्योंकि उसमें हम मैथमेटिकल एवरेज और पोजीशनल एवरेज दोनों फाइंड करते हैं। तो मैथमेटिकल एवरेज होता है अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और पोजीशनल एवरेज हमारा मॉड, मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू। नो, एवरेज का मतलब क्या था? मीन सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब था? सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली में हमें एक फिगर देता है, एक सिंगल फिगर हमको देता है जो पूरे सेट ऑफ डाटा या सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सीरीज़ है। इसका अगर हमको मीन फाइंड करना है तो हम इसमें फॉर्मूला लगा के जब हमें मीन मिलेगा वो आएगा हमारा 60। ये हमारा मीन है। एक्चुअली मीन रिप्रेजेंट क्या करता है? ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये सिंगल वैल्यू जो आई है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी बाकी के सीरीज़ को। ये एक वैल्यू जो एक फिगर है, ये सिंगल फिगर है, ये रिप्रेजेंट करती है एंटायर सेट ऑफ डाटा। इन सब को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इस वैल्यू के नियर बाय ही बाकी के वैल्यूज़ होते हैं। हम ऐसा लेके चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम इसके प्रॉपर्टी मान के चलते हैं मीन की। लेकिन क्या ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है डाटा की? हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारी आइटम्स है, क्या हमारा मीन उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है? नहीं, क्योंकि मीन ये नहीं बता पा रहा है कि इस 40 कि फर्स्ट आइटम इससे कितना वेरी करती है, या फिर इसके एडजेसेंट वाली आइटम्स इससे कितना वेरी करती है, या इसकी एंड ऑफ द सीरीज़ में जो आइटम है वो मीन से कितना डिफ़र करती है, या फिर एक आइटम दूसरी आइटम से कितना वेरी करता है, इनमें कितना डिफरेंस है, कितनी वेरिएबिलिटी है, या कितना स्प्रेड है, कितना स्कैटर है, ये हमको मीन से नहीं पता लगता। इसलिए सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ सिर्फ मैंने मीन का एक एग्जाम्पल लिया, अदरवाइज़ मीन, मीडियन, मॉड, जितने ये इन सब की बात कर रही हूँ मैं सेंट्रल टेंडेंसी की। कि सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में हमको ये नहीं बताता कि डाटा हमारा कितना स्कैटर्ड है, और इसके लिए हम डिस्पर्शन यूज़ करते हैं। यहाँ हमारा डिस्पर्शन का यूज़ आता है। सेंट्रल टेंडेंसी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन हमें बताएगा डिग्री ऑफ स्प्रेड आउट और एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। मीन्स एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से कितना वेरी करती है, और ये सेंट्रल वैल्यू से कितना स्प्रेड है, कितना दूर है एक इंडिविजुअल आइटम, कितना इनमें गैप है, ये कितना वेरी करती है, ये हमें पता लगता है डिस्पर्शन से। और जितना डाटा एक दूसरे से वेरी करेगा, मीन्स जितना ज़्यादा एक आइटम दूसरे आइटम से वेरी करेगा उतना ज़्यादा डिस्पर्शन इंक्रीज़ होगा। मीन्स जितनी वेरिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी उतना डिस्पर्शन। मीन्स अगर वेरिएबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा डिस्पर्शन भी ग्रेटर होगा। सेकंड इसमें है, ये हमारे पास एवरेज था जो हमने फाइंड किया था। जितना ज़्यादा डिफरेंस इनमें होगा, मीन्स किसमें? एवरेज में और आइटम में, जितना ज़्यादा इनमें डिफरेंस होगा, गैप होगा, उतना ज़्यादा डिस्पर्शन ज़्यादा होगा। यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, यहाँ 20 का है गैप। तो जितना ज़्यादा हमारा गैप होगा, हमारा डाटा जो है वो उतना डिस्पर्स होगा, डिस्पर्शन उतना ज़्यादा होगा। नाउ
हाई डिस्पर्शन, लो कंसिस्टेंसी। डिस्पर्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी कंसिस्टेंसी कम होगी। कंसिस्टेंसी मीन्स कि एक ही रिज़ल्ट जब हम बार बार निकालें तो सेम आना चाहिए। रिज़ल्ट जब बार बार सेम आता है मीन्स कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर हमारा डिस्पर्शन ज़्यादा होगा तो कंसिस्टेंसी उसकी कम होगी। नाउ ग्रेटर द वेरिएशन ऑफ आइटम इन सीरीज़, जैसे मैंने अभी एग्जांपल से बताया कि जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा आइटम्स के अंदर उतना ज़्यादा डिस्पर्शन होगा। सेकंड, इफ़ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आइटम एंड एवरेज इज़ लार्ज, अगर वैल्यू ऑफ आइटम और एवरेज मीन्स एक एक आइटम और एवरेज के बीच में डिफरेंस जितना ज़्यादा बड़ा होगा, गैप जितना ज़्यादा होगा, डिस्पर्शन उतना ही ज़्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर गैप कम है मीन्स डिफरेंस दोनों में कम है तो डिस्पर्शन भी लो होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। नाउ मार्क्स ऑब्टेन बाय कॉमर्स स्टूडेंट, एक स्कूल है बी, ए एंड सी, 3 स्कूल हैं ए बी सी। इन तीनों स्कूल के कॉमर्स स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हैं 50 ईच, 40 58 58 68। स्कूल सी के हैं 20 50 100 एंड 30। ये मार्क्स ऑब्टेन बाय स्कूल हैं। नाउ इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर अब हम इसमें मेजर करके, कि मैं इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगी। नाउ ये है एक प्रैक्टिकल, इसके थ्रू हम देखते हैं कि हमारा मीन और मीडियन कितना आता है। इन सबको सॉल्व करने के बाद मैंने इनमें मीन और मीडियन जो निकाला है सॉल्व करके, सबका मीन और सबका मीडियन सेम आया। स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी, तीनों का जो मीन और मीडियन आया है वो सेम आया। लेकिन क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा मीन या मीडियन, जिनको हम एवरेज कहते हैं, ये मीन मीडियन को हम क्या कहते हैं? एवरेज ही तो कहते हैं। एक मैथमेटिकल एवरेज है, दूसरा पोजीशनल एवरेज है। ये हमने एवरेज निकाला है। तो क्या हमारा एवरेज हमारी पूरी सीरीज़ के डाटा को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में? ना 50 50 50, हाँ ये हमारा रिप्रेजेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ सेम है। जहाँ वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है वहाँ पर मीन और मीडियन भी सेम है। तो यहाँ पर एक आइटम दूसरी आइटम से वेरी नहीं कर रही है, बिल्कुल सेम है। तो जहाँ ये वेरी नहीं करेगी वहाँ हम कहेंगे नो डिस्पर्शन। यहाँ हम कहेंगे नो डिस्पर्शन। क्यों? स्कैटरनेस नहीं है, वेरिएबिलिटी नहीं है, ठीक है। और दो चीज़ें देखनी हम डिस्पर्शन के लिए, एक तो एक आइटम दूसरी आइटम से वेरी करती है, दूसरा एवरेज से आइटम्स कितना वेरी करती हैं। तो एवरेज भी सेम है, मीन भी सेम है और मीडियन भी सेम है। तो एवरेज भी सेम है और एक आइटम दूसरी आइटम से भी सिमिलर है, तो यहाँ पर डिस्पर्शन ज़ीरो हो जाएगा। नाउ स्कूल बी में हमारे पास जो 4 आइटम्स हैं 44 50 58 एंड 48, इनका टोटल करके उसके बाद नंबर ऑफ़ आइटम से डिवाइड करके या हमने मीन निकाला, फिर हमने मीडियन निकाला। तो देखो तीनों सीरीज़ में मीन भी सेम है और मीडियन भी सेम है, लेकिन तीनों सीरीज़ में जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ हमारे पास 50 है और यहाँ भी हमारे पास 50 है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा मीन या मीडियन मीन्स हमारा एवरेज, ये दोनों एवरेज ही होते हैं, क्या हमारा एवरेज हमारी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है? क्या वाकई रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कैसे करता है कि हमें पता लगे जब हमने एवरेज निकाला है तो हमको ये ध्यान में होना चाहिए कि सपोज़ हमारा एवरेज अगर 50 है तो हमारे जो सीरीज़ में आइटम्स हैं वो उसकी वैल्यू इसी के आसपास ही होंगी। तो हाँ, ये जो वैल्यूज़ हैं 44 50 58 48, ये 50 के नियर बाय है। तो इसमें जो वेरिएशन है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से वेरी कर रही है, या फिर हमारा एवरेज का डिफरेंस और इन ईच आइटम का डिफरेंस बहुत कम है, तो इसमें हमारा डिस्पर्शन तो है लेकिन बहुत लिटिल डिस्पर्शन है।
तो हम इसे कहेंगे स्मॉल वेरिएशन। यहाँ पर जो वेरिएशन है वो कम है, इसलिए हमारा डिस्पर्शन भी कम होगा क्योंकि वेरिएशन कम है। नाउ कम टू थर्ड स्कूल, स्कूल सी। स्कूल सी में सेम हमारे पास मीन और मीडियन सेम आ रहा है। इस सीरीज़ से हमने मीन भी फाइंड किया, मीडियन भी फाइंड किया, वो दोनों हमारा सेम आया 20, 50, 100 एंड 30। ये हमारे आइटम्स हैं। नाउ अगर हम मीन को चेक करें और मीडियन को चेक करें जो कि हमारे एवरेज है, तो हमने एवरेज में हमने क्या देखते हैं, हम एवरेज हमारी एक सिंगल फिगर को फाइंड करके हमको ये दिखाती है कि हमारी सिंगल फिगर हमारे सीरीज़ के जितने आइटम्स हैं सबको रिप्रेजेंट करती है। क्या वाकई में ही 50 या 50 जो मीन और मीडियन है, क्या ये एवरेज वाकई हमारी आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या देखेंगे कि हमारा मीन या हमारा मीडियन, जिनको हम एवरेज कहते हैं, क्या वो हमारी वैल्यू के क्या इन आइटम्स की वैल्यू के नियर बाय है। मतलब 50 और 20 में कितना गैप है, 100 एंड 50 में कितना गैप है, 30 एंड 50 में कितना गैप है। तो यहाँ पर वेरिएशन जो है वो बहुत बड़ा है। जब वेरिएशन लार्ज होता है दैट मीन्स यहाँ डिस्पर्शन भी बहुत लार्ज होगा। जब डिस्पर्शन भी लार्ज होगा, इस टेबल से हमको ये पता लगेगा कि सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी से हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती, उसके बाद भी हमें एक स्टेप जो करना पड़ता है वो है डिस्पर्शन। यहाँ डिस्पर्शन की ज़रूरत है। क्यों डिस्पर्शन की ज़रूरत है? हालांकि मीन और मीडियन सब जगह सेम आ रहा है, यहाँ मीन और मीडियन बिल्कुल सेम है तीनों का, लेकिन अंदर जो आइटम्स की वैल्यू है वो तीनों की अलग अलग है। इसके बावजूद भी मीन और मीडियन सेम है। इसलिए जब हम फर्दर इस डाटा को कहीं अपनी इन्वेस्टिगेशन, ऑब्वियसली हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसीलिए हमने डाटा कलेक्ट किया है, तो हमारे उस इन्वेस्टिगेशन में अगर हम सिर्फ मीन और मीडियन निकालें तो हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीन और मीडियन या फिर एवरेज, हम मॉड भी निकाल सकते थे, हमारे पास एवरेज तो ठीक आ रहा है तीनों का, तीनों डाटा से हमारा एवरेज ठीक आ रहा है, लेकिन हर आइटम में डिस्पर्शन कितना है, कितनी वेरिएशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस वेरिएशन की वजह से हमको डिस्पर्शन फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि मीन और मीडियन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें डिस्पर्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें डिस्पर्शन कहाँ यूज़फुल है, क्यों हमें डिस्पर्शन की ज़रूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। एवरेज की रिलायबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमें डिस्पर्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लास्ट मैंने जो भी इतना बड़ा एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया है, उस एग्जाम्पल को ये चीज़ जस्टिफाई कर रही है कि क्यों हमने डिस्पर्शन यूज़ किया या हमको डिस्पर्शन की नीड क्यों पड़ी। क्योंकि हमने ये देखा कि हमारा जो मीन है या मीडियन है, जो भी हमें कोई भी एक चीज़ ले लें, हमारा चलो एवरेज ले लेते हैं, दोनों एवरेज है, तो हमारा एवरेज कितना हमारे आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स हमारे डाटा को हमारा एवरेज कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। स्कूल ए कर रहा था इसलिए कोई डिस्पर्शन नहीं था क्योंकि वेरिएशन नहीं था। स्कूल बी में स्मॉल वेरिएशन था, स्कूल सी में लार्ज वेरिएशन था। तो जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा दैट मीन्स हमारा जो एवरेज है वो उतना कम रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी सीरीज़ को या डाटा को, और जितना स्मॉल वेरिएशन होगा उतना हमारा एवरेज ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा, क्लियरली रिप्रेजेंट करेगा हमारे डाटा को। और अगर वेरिएशन ज़्यादा है, अगर सीरीज़ में या डाटा में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एक आइटम दूसरी आइटम से ज़्यादा वेरी करता है या फिर एवरेज से इंडिविजुअल आइटम वेरी करता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा
एवरेज है हम उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। रिलायबिलिटी मीन्स डिपेंडेबिलिटी, हम उस रिज़ल्ट पर डिपेंड नहीं कर सकते, इसलिए हमको डिस्पर्शन की ज़रूरत पड़ती है। नो सेकेंड हमारे पास ऑब्जेक्टिव है डिस्पर्शन का, टू कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज़। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ हैं, उन दो सीरीज़ में या दो से ज़्यादा जितनी भी सीरीज़ हैं, उन सीरीज़ के बीच में वेरिएबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हमें डिस्पर्शन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम दो से ज़्यादा सीरीज़ को ले रहे हैं तो हमारे पास डिस्पर्शन की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको वेरिएबिलिटी चेक करनी है कि एक सीरीज़ दूसरी सीरीज़ से कितना वेरी करती है। और डिस्पर्शन हमें कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी के बारे में भी हेल्पफुल है, मीन्स डिटर्मिन करता है कि सीरीज़ में या डाटा में हमारे कितनी कंसिस्टेंसी है या कितनी यूनिफॉर्मिटी है। तो जितना ज़्यादा डिस्पर्शन होगा, तो अगर डिस्पर्शन ज़्यादा है तो हमारे पास जो कंसिस्टेंसी है वो हमारी लेस होगी एंड वाइस वर्सा। ज़्यादा डिस्पर्शन होगा तो कंसिस्टेंसी भी कम होगी। ना थर्ड ऑब्जेक्टिव है फॉर यूज़ ऑफ अदर मेजर्स, या इसको ये कह सकते हैं फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। हम ये जो कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेजर्स ही तो है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, ये स्टैटिस्टिकल मेजर्स ही हैं। हम इसमें मेजर कर रहे हैं डाटा को। तो फर्दर यूज़ के लिए मतलब डिस्पर्शन हमें इसीलिए हमको ज़रूरी है कि डिस्पर्शन के बाद भी हमको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे मेजर्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि डिस्पर्शन के बाद हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये और मेजर्स हैं जिससे इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ये फर्दर यूज़ के लिए हम डिस्पर्शन करते हैं क्योंकि कोरिलेशन में डिस्पर्शन की नीड है, रिग्रेशन में डिस्पर्शन का यूज़ है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में डिस्पर्शन की यूज़ है। तो फर्दर आगे हमको जो भी टेस्ट करने हैं, जो भी मेथड यूज़ करने हैं, मेजर्स करने हैं, उसमें हमारे पास डिस्पर्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए डिस्पर्शन इम्पॉर्टेंट है और इसका ऑब्जेक्टिव अब समझ आएगा ये है। नाउ लास्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। डिस्पर्शन की नीड पड़ती है हमें वहाँ पर जहाँ पर क्वालिटी चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर कोई एक बिज़नेस है या कोई एक फर्म है जहाँ पर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, वहाँ पर अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो डाटा उसके अकॉर्डिंग मीन्स एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्शन, अगर हम वहाँ पर डिस्पर्शन चेक करने पर आए तो हम मैनेजमेंट को ये इंडिकेशन दे सकते हैं कि जो वेरिएशन आ रहा है प्रोडक्ट की क्वालिटी में, जो वेरिएशन हमें दिख रहा है प्रोडक्ट की क्वालिटी में, क्या वो रैंडम किसी और वजह से है या फिर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है। इसलिए मतलब मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट है या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा क्वालिटी डिस्टर्ब है। तो ये एक बेसिस है, डिस्पर्शन एक बेसिस है जिससे हमको क्वालिटी कंट्रोल का पता लगता है। डिस्पर्शन फाइंड करने के बाद जो मैनेजमेंट है वो करेक्ट एक्शन ले सकती है कि उनको क्वालिटी कैसे करेक्ट करनी है या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो आज हमने डिस्पर्शन का मीनिंग किया है डिटेल में। मैंने आपको मीन और मीडियन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है कि डिस्पर्शन क्या है। बेसिकली ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। जब डाटा एक दूसरे से वेरी करेगा तो हमको डिस्पर्शन हमें हमारा जो डाटा है उसमें वेरिएबिलिटी है, दैट मीन्स वेरिएशन शो कर रहा है, मीन्स हमारा डिस्पर्शन का पॉइंट अराइज हो रहा है। मीन्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा डिस्पर्शन है फिगर्स में, डाटा में। तो जितना वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगा, जितना डाटा एक दूसरे से वेरी करेगा या सेंट्रल वैल्यू से मीन्स एवरेज से वेरी करेगा, उतना ज़्यादा डिस्पर्शन ज़्यादा होगा। और जहाँ पर डिस्पर्शन ज़्यादा होगा वहाँ कंसिस्टेंसी कम होगी। आई थिंक इससे
क्लियर हो जाएगा कि डिस्पर्शन क्या है। जब भी डाटा एक दूसरे से वेरी करेगा, एक डाटा एक आइटम दूसरे आइटम से वेरी करेगा, या फिर एवरेज हर एक इंडिविजुअल आइटम से अगर वेरी करता है, तो हमारे पास वेरिएशन आती है। तो वेरिएशन या हाई होती है या लो होती है। जितनी वेरिएशन हाई होगी मीन्स जितना ज़्यादा गैप होगा एवरेज का एक सीरीज़ के इंडिविजुअल आइटम से, उतना ज़्यादा डिस्पर्शन होगा, उतना ही लो कंसिस्टेंसी या यूनिफॉर्मिटी होगी। और अगर डाटाज में मीन्स आइटम्स में, एक सीरीज़ के आइटम्स में वेरिएबिलिटी कम है, मीन्स एक आइटम दूसरी आइटम से ज़्यादा वेरी नहीं करती है, दोनों में डिफरेंस कम है, मीन्स लो वेरिएबिलिटी है, तो डिस्पर्शन भी लो होगा और कंसिस्टेंसी हमारी बढ़ जाएगी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स कंसिस्टेंसी वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, हम उस पर ज़्यादा रिलाई कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था, हमें डिस्पर्शन फाइंड करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमें डिस्पर्शन फाइंड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जब हमारा एवरेज है वो हमारी सीरीज़ के सारे आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। मींस जो हमारे एवरेज की वैल्यू है वो वैल्यू हमारे सीरीज़ के इंडिविजुअल आइटम्स के आसपास होनी चाहिए। बट जो मैंने अभी आपको स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी का एग्जाम्पल से शो किया था कि स्कूल बी में जो एवरेज था उसकी जो सीरीज़ के साथ हमने कंपेयर किया इंडिविजुअल आइटम को, तो जो गैप था वो कम था, लेकिन सी में बहुत मेजर गैप था, डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, इसलिए सी में डिस्पर्शन ज़्यादा था, वेरिएशन ज़्यादा थी तो डिस्पर्शन ज़्यादा था। तो हम ये कहेंगे कि एवरेज के केस में अगर हमने एवरेज फाइंड किया है और वो एवरेज हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ के कंपैरेटिवली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है हमारे डाटा को, अगर हमारा एवरेज रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है डाटा को या इंडिविजुअल आइटम को सीरीज़ में, दैट मीन्स तब हमको डिस्पर्शन की ज़रूरत है। और डिस्पर्शन जितना ज़्यादा होगा हमारा एवरेज उतना ही लेस रिलायबल होगा। अगर डिस्पर्शन ज़्यादा है तो ये समझ लो कि हम अपने डाटा के डाटा नहीं, एवरेज के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, हमें बहुत लीस्ट रिलायबिलिटी होगी। अगर तो स्कूल ए का एग्जाम्पल लें तो स्कूल ए में हमारे पास कोई डिस्पर्शन नहीं था क्योंकि हर एक आइटम सेम था और मीन और मीडियन भी सेम था और एवरेज हर इंडिविजुअल आइटम्स के इक्वल था, सेम वैल्यू थी, इसलिए कोई डिस्पर्शन नहीं था। तो हमारा एवरेज जो है वो 100% रिलायबल है। मींस जो हमारा एवरेज है वो हमारी सीरीज़ को, हमारे डाटा को 100% रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये केस है हमारा स्कूल बी का, जिसमें हमारा एवरेज रिप्रेजेंट तो कर रहा है हमारी सीरीज़ को, इंडिविजुअल आइटम्स को, लेकिन बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, नियर बाय रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर डिस्पर्शन कम था, मतलब एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से ज़्यादा डिफर नहीं कर रही थी। मतलब क्या था कि अगर हमारे पास हम एवरेज हमारा अगर 50 था तो हमारी सीरीज़ में आइटम क्या थे, 48 थे जो 50 के पास है, 58 थे जो 50 के पास है, 50 था, तो ऐसे थे। मीन्स वहाँ डिस्पर्शन कम थी। तो जहाँ डिस्पर्शन कम होगी वहाँ एवरेज को हम मोर रिलायबल समझ सकते हैं, मतलब हम उसकी रिलायबिलिटी को क्वाइट ऊपर समझ सकते हैं कि हाँ इस पर हम रिलाई कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। जितना इंटरेस्टिंग आपको इकोनॉमिक्स लग रहा है, आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट लगे और उतना ही इंटरेस्टिंग लगे। प्लीज़ ओवर बर्डन होके कभी मत पढ़ना। जब आप फ्री माइंड और बिल्कुल काम ब्रेन में हो ना, तब आप इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना। अदरवाइज़ ब्रेन में एक तरीके से फॉग बनता जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। So I hope you like the video. Please
Do subscribe to my channel, share the video with your friends and family. Thank you so much.